हेलो एवरीवन, आई एम जतिन वर्मा। तो गाइज ये है पार्ट 2 ऑफ योजना मैगजीन एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017। तो ये हिंदी में रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जतिन वर्मा नाम से आप सर्च कर सकते हैं उसे। और गाइज इस पार्ट 2 में हम देखेंगे बाकी जो बचा हिस्सा था इस योजना मैगजीन का, जो अगस्त 2017 की मैगजीन है। और इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो भी योजना से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो भी निकाले जा सकते हैं, उन पे हम एक नजर डालेंगे ब्रीफली। आप कह सकते हो 10-15 मिनट का वो वीडियो रहेगा, तो प्रैक्टिस के लिए कि हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं और कितनी हमारी समझ है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में हमने इन इश्यूज पे बात करी थी, हल्की सी ही सही रिवीजन ले लेते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, देन इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, ये सब चीजों पे हमने बात करी थी पार्ट 1 में। और स्मार्ट क्या है इसमें, और ये सब चीजें, जर्नी टू दी लॉन्च ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये क्या जर्नी रही, क्या क्या रोड ब्लॉक्स थे सरकार के रास्ते में, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिजिकल फेडरलिज्म है इंडिया में, मतलब जिसे फिजिकल फेडरलिज्म को आप संघवाद जिसे कहते हैं, तो वो चीज़ है। जुरिस्डिक्शनल स्ट्रक्चर क्या होगा, आईजीएसटी क्या है, सी एसजीएसटी क्या है, और सेंट्रल का जो जीएसटी रहेगा वो क्या है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और जीएसटी काउंसिल का क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर रहेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगे, और फाइनली 5-6 रेट्स का स्ट्रक्चर है इसमें, देन इस पे सेस क्यों लगाया जाएगा, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी पार्ट 1 में। देन प्रॉफिटियरिंग यानी कि मुनाफाखोरी क्या होता है, हमने ये भी इसमें डिस्कस किया था, और इसको हमने समझा था चाय पत्ती के एग्जाम्पल से। देन एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में, मेंस में पूछे जा सकते हैं, और इवन इंटरव्यू में तक भी पूछे जा सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो सब पे हमने एक नजर डाली थी। और ये इस एग्जाम्पल से समझा था कि मुनाफाखोरी आखिरकार होता क्या है। देन अभी आज इस लेसन में स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। तो सरकार ऐसा नहीं है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जो बनाई गई है, लेफ्टिस्ट मीडिया का ये कहना है या कमेंटेटर्स का ये कहना है कि इसमें क्या है, मुनाफाखोरी को रोकने के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई है, ये मनमाने तरीके से इंस्पेक्टर राज दोबारा से ला सकती है। तो सरकार ने कहा है ऐसा नहीं है। पहले कुछ कंट्रीज के एक्सपीरियंस से ये देखा गया है, सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया और इवन मलेशिया में, कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की दर जो है, वो बढ़ती हुई पाई गई थी जीएसटी लागू करने के बाद। तो कंज्यूमर अल्टीमेट बेनिफिशियरी होना चाहिए सरकार के किसी भी कदम का। तो अब ये चीज तय करने के लिए सरकार जो है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी लेके आ रही है कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब ये कहीं जो मिडिल मैन है, जो मतलब जो चेन है, इनमें कहीं ऐसी मुनाफाखोरी के चलते कंज्यूमर को रियल बेनिफिट शायद ना पहुंचाया जाए। इसके चलते क्या किया जाएगा, जीएसटी से पहले का जो प्राइस था उस पर टैक्स लगा के देखा जाएगा कैलकुलेशन करके, और जीएसटी के बाद का जो प्राइस आ रहा है उस पर कैलकुलेशन करके देखा जाएगा रिटेलर लेवल पे कि क्या प्राइस होना चाहिए। और उसके बाद ही यदि जीएसटी अथॉरिटी एंड नेशनल एंटी दिस प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को ये लगेगा कि मुनाफाखोरी की जा रही है, चाहे वो प्रोड्यूसर लेवल पे हो, चाहे वो थोक विक्रेता के लेवल पे यानी कि होलसेलर्स पॉइंट पे हो, कहीं पे भी प्राइस डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिटेलर के पॉइंट पे हो, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिट सरकार के हर कदम का कंज्यूमर को जाना ही चाहिए। तो ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ली जाएगी कैलकुलेशंस करके कि प्री जीएसटी प्राइस क्या था, देन पोस्ट जीएसटी प्राइस क्या था, उसके बाद में ही प्रॉफिट मार्जिन जो अगर स्टेबल है, पहले जितना प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर के पॉइंट पे, प्रोड्यूसर के पॉइंट पे, होलसेलर के पॉइंट पे प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। देन कमिंग टू दी फीचर्स ऑफ जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहले का कॉन्सेप्ट क्या था टैक्सेशन का, जब हमने पार्ट 1 में जो बात करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग पे, फैक्ट्री गेट पे ही टैक्स लगा दिया जाता था, लेकिन जीएसटी में सप्लाई पे, जहां पे सप्लाई हो रही है। अब अगर आपको इंडिया के एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँ फटाफट, पहले क्या था दोस्तों कि तमिलनाडु में यदि कार बन रही है तो तमिलनाडु में टैक्स मतलब लगता था, पहले मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स था, मतलब कि जहां पे कार मैन्युफैक्चर हो रही है हमारी प्यारी सेंट्रो, वहीं पे ही टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन अब की प्रणाली में क्या है, चाहे कार बिहार में बिके, चाहे कार नॉर्थ ईस्ट में बिके, उसी स्टेट को टैक्स जाएगा जहां पे की खरीद मतलब जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो रह रहा है, राइट। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसीलिए हमने इसे कहा था। अब इसमें क्या होगा, पहले जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थी जैसे तमिलनाडु, इसीलिए इन्होंने विरोध किया था जीएसटी का कि हमें जीएसटी नहीं चाहिए। ऑलरेडी जिन स्टेट्स का मैन्युफैक्चरिंग बेस अच्छा है उनको तो नुकसान है जीएसटी में, जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस अच्छा नहीं है उनका फायदा होगा। और अल्टीमेटली ये देखा जाए, जहां पे कंज्यूमर होगा, जिस स्टेट का कंज्यूमर, मान लो कि कोई राजस्थान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है,
तो वो आमदनी तो राजस्थान गवर्नमेंट से ले रहा है, सैलरी तो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है उसे, परचेजिंग पावर कौन बढ़ा रहा है यहाँ पे? राजस्थान सरकार, ज्यादा रोजगार के अवसर लाके। लेकिन उसका बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट किससे जा रहा है? तमिलनाडु सरकार को, क्योंकि कार यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है। तो अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जो ऑलरेडी जहाँ पे प्रोडक्शन बेस है, उनको घाटा होगा, और जहाँ पे कंज्यूमर रहता है, जैसे कि पंजाब है, पंजाब की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी अच्छी कारें आपको, स्वयं की कार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और अदरवाइज भी लेविश लाइफस्टाइल है। चाहे हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे बात करें, लिकर पे बात करें, या कारों पे बात करें, या किसी भी चीज़ पे। हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत अच्छा है, मारुति का मानेस्तार में प्लांट है। अब कारें बनी हरियाणा में, टैक्स हरियाणा सरकार को मिल जाएगा, पंजाब सरकार सिर्फ पैसे, पंजाब जो है पैसे खर्चता रह जाएगा। सिमिलरली बिहार में, अब बिहार सरकार को टैक्सेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? पंजाब का तो चलो फिर भी इनकम, पर कैपिटा इनकम, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम समझने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पॉलिसी अच्छी है या बुरी है। अब उसके चलते एक लेकुने देखना इसमें, जो पहले रेड कारपेट बिछाया जाता था इंडस्ट्री के लिए कि तमिलनाडु में आओ, इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ पे सिंगूर से जो प्लांट हटा के गुजरात में लगाया गया, टाटा नैनो का प्लांट, वहाँ पे रेड कारपेट बिछाया गया। रेड कारपेट का मतलब है 99 ईयर्स की लीज के लिए टाटा को आपने क्या दे दिया? 1 रुपये प्रति साल पे आपने लैंड दे दी। बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री आएगी, रोजगार के अवसर आएंगे, और भी मतलब राज्य की तरक्की होगी। लेकिन अब रेड कारपेट यहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूसर को ही नहीं दिया जाएगा, कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि राज्य सरकारों को पहले ये घाटा होता था, कंज्यूमर की इनकम तो बढ़ा दी, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उससे, टैक्स रेवेन्यू ही नहीं आएगा। इनकम टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता था, अब इनकम टैक्स रेवेन्यू भी जीएसटी का पार्ट है। तो उस सेंस में अब राज्य सरकारें अपने यहाँ पे उपभोक्ता की इनकम बढ़ाने में उनको फायदा है, चाहे वो मनरेगा के अंडर हो, चाहे वो कोई और स्कीम के अंडर हो, इनकम बढ़ाने में फायदा रहेगा, क्योंकि इनकम का कुछ हिस्सा जो है टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, और सिर्फ प्रोड्यूसर को देने में इन्हें फायदा नहीं रहेगा। ये चीजें वो हैं जो किताबों में नहीं लिखी हुई, तो इन्हें बार बार प्ले करके आप सुन सकते हो, राइट। सर्विसेज जो पहले प्रोवाइड करता था, जैसे हम एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं हमेशा, तो एयरटेल पहले सर्विस टैक्स पे करने के लिए सरकार को लायबल रहता था, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर क्या है, इनफॉर्मल बहुत सारा जीएसटी के अंदर जो पहले जो छोटे लघु कुटीर उद्योग थे वो सब इसमें कवर नहीं हो रहे थे। तो इसके चलते क्या था कि सर्विस टैक्स रिसीवर जब पे करता है उसे बोला जाता है रिवर्स चार्ज बेसिस। पहले सप्लायर की जिम्मेवारी होती थी, सप्लायर ऑफ सर्विसेज की, कि आप जो है सर्विस टैक्स इस पे करोगे, हम नहीं जानते। अब ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, जैसे कोई शिपिंग कंपनी ने आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी, आप यूएसए से ऑयल लेके आ रहे थे, या यूएसए से अमेजन ने कोई सामान मंगवाया, तो पहले कौन लायबल होता था? शिपिंग कंपनी। अगर मान लो कि इंडिया की शिपिंग कंपनी है, लेकिन अब कौन लायबल है? अमेजन। तो शिपिंग कंपनी को तो पहले पकड़ नहीं सकते थे, मतलब कैसे पकड़ोगे? शिपिंग कंपनी, मान लो कि अगर वो शिप जो है चला गया, मान लो यूएसए का था या किसी का था, तो वो यहाँ पे तो सर्विस चार्ज उन्होंने दिया ही नहीं, सर्विस उन्होंने दी ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो शिप तो चला गया, लेकिन अमेजन को पकड़ना आसान रहेगा क्योंकि गुड्स तो इंडिया में आई हैं। सिमिलरली रिसीवर जब सर्विस टैक्स पे करता है तो उसे रिवर्स चार्ज बेसिस कहा जाता है। देन CGST, SGST एंड UTGST, ये सब हम समझ चुके हैं पहले, इज लिवाइड एट रेट्स म्यूचुअली अग्रीड अपॉन। तो ये रेट्स के बारे में कौन तय करेगा? म्यूचुअली, मतलब साझा सलाह से इन्हें तय किया जाएगा जीएसटी काउंसिल में। देयर आर 4 टैक्स स्लैब्स, नेमली 5%, 12%, 18। अब ये चीजें भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस स्लाइड के अंदर। तो ये जो स्लाइड थी इसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी गुड्स पे कौन कौन सा टैक्स लगेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पार्ट 1 पहले देख सकते हैं, जो लोग पार्ट 2 के सामने आ रहे हैं, इंटरवल के बाद पिक्चर देखने का फायदा नहीं रहता। देन प्रेशियस मेटल्स, आई एम सो सॉरी, प्रेशियस मेटल्स वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। अब जैसे यहाँ पे एक लकूने हैं, देखो आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। ज्वेलरी अननेसेसरी गुड्स हैं, गिफिन, मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे उन्हें? इविल गुड्स, या फिर सिन गुड्स बोलेंगे, पापी गुड्स, ठीक है। तो इन पापी गुड्स पे टैक्स 3% रखा गया है। अब आप देखोगे 5% जरूरतमंद चीज़ों पे, अगर वो कोई आप शक्ति भोग का पैकेज्ड आटा का बैग ले रहे हो 5 किलो या 10 किलो, उस पे 5% है, लेकिन सोने पे 30%। ऐसा क्यों? तो ये मतलब रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। सोना कौन खरीदेगा? गरीब खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, तो अमीर लोग खरीदेंगे, तो उस पे 3%। तो वेयर एज रफ प्रेशियस स्टोन्स, तो ये जो डायमंड के लिए प्रोसेसिंग के लिए जो रफ स्टोन आता है, डायमंड स्टोन आता है, उसकी प्रोसेसिंग पे
टू 5%। अब लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखना, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड पे कस्टम्स टैक्स अलग से है 10%। 3% सिर्फ जो ज्वेलर, जो गोल्ड स्मिथ जो काम करता है ज्वेलरी पे, जो उसमें पीतल मिक्स किया जाता है, उसके लिए 3% टैक्स है। ये मजाक था। देन जीएसटी कवर्स द एंटायर गैमेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली आउट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी से जो जो चीजें बाहर रखी गई हैं, रट्टा लगा लो एक तरह का। बिसाइड्स इसके अलावा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल होता है मतलब कच्चा तेल, फिर उसे जो प्रोसेस किया गया पेट्रोल बना दिया गया, जो आप पेट्रोल पंप से अपनी स्कूटी में या अपनी कार में या अपने हवाई जहाज में अगर माल्या हो तो फिलअप कराते हो। देन मतलब एयर टर्बाइन फ्यूल जो है, जो कि मतलब विमानों में डलता है, वो सब चीज़ें इससे बाहर, इवन नेचुरल गैस भी बाहर रखी गई है। ये मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। are out of GST at present and can be brought into GST fold on the recommendation of GST Council। कॉन्स्टिट्यूशनली बाहर लिखा गया है अल्कोहल को, और बाकी की ये जो 5 चीजें हैं ये रखी गई, ये जीएसटी की काउंसिल के तय करने पे ये कभी भी जीएसटी काउंसिल में लाई जा सकती हैं, लेकिन अल्कोहल नहीं लाया जा सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली बाहर रखा गया है, राइट, ह्यूमन कंजम्पशन का जो अल्कोहल है। बाकी की चीजें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब ये कह रहे हो कि जीएसटी काउंसिल यदि कभी अग्री करेगी तो इन्हें लाया जा सकता है। अ कॉमन थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन ऑफ 20 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन रखा गया है, यदि कि जिनकी टर्नओवर जो 20 लाख रुपए तक है, कोई छोटा किराना स्टोर है आपके घर के आसपास, तो उनको बाहर रखा गया। और 10 लाख ये रखा गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, तो स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स 279A एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फॉर बोथ CGST और SGST UTGST हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर। 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख से नीचे सबको, 20 लाख से ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी सी स्कीम है, इसे डिस्कस करते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम, बिसाइड्स एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, दैट इज टू पे टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ, यहाँ पे फिएट रेट है, फ्लैट रेट विदाउट क्रेडिट्स। अब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्कस करा था पियर्स वाले एग्जाम्पल में, कि यदि पिछली स्टेज पे, दोबारा वहां पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे 1 मिनट के लिए समझ आ जाएगा आपको कि इनपुट टैक्स में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे पहले वाले कॉस्टिक सोडा सप्लाई करने वाले ने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, उसका टैक्स यहाँ पे वापस दिया जाता है। मतलब उस अल्टीमेटली जो टैक्स पे करना है 53 रुपीज़, उसमें से जो पहले यहाँ पे टैक्स पे कर दिया गया है 10 रुपये, इसे वापस कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता था, मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो छोटे, मतलब जैसे हम बात करें कि कोई अपनी आटा चक्की चला रहा है आपके आसपास कॉलोनी में, तो अब वो कहाँ ये सब काम करने बैठेगा, इसीलिए मतलब वो सीए हायर करेगा, और सबसे पहले इतना तो आटा चक्की में से बचेगा नहीं जितना आटा उसका सीए ले जाएगा। इसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बनाई गई है, राइट। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या रखा गया है, स्मॉल टैक्स पेयर्स, यानी कि आटा चक्की का एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम में याद आ जाएगा। अदर देन स्पेसिफाइड कैटेगरी, अब इसमें भी कुछ एक स्पेसिफाइड कैटेगरी रखा गया है, उनको बाहर रखा गया है, क्योंकि देखो ये अनाज लेंगे किसान से और उसका आटा मतलब पीस के चक्की में और बना दिया, और बेचेंगे ये किनको, मतलब जो छोटे हाउस होल्ड्स हैं उनको, 4 मेंबर्स वाली फैमिली, 5, तो शक्ति भोग के आटे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नॉर्मल आटा चक्की की बात हो रही है। तो उनके लिए ये कहा गया है, आप फ्लैट रेट पे, यदि आपकी जो सेल है, सेल की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की नहीं, सेल मतलब जिसे आप लेमन्स लैंग्वेज में मतलब गल्ला बोला जाता है, कि मतलब इतने का गल्ला उठाता है, वो मूवीज में भी दिखाया जाता है, तो वो 75 लाख रुपीज़ है यदि, और 50 लाख रुपीज़ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है। तो इनको यदि मतलब कोई आटा चक्की वाला 76 लाख रुपए कमाता है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आ सकता। सिर्फ वही आ सकते हैं जो 75 लाख रुपीज़ मतलब हर महीने अपनी सेल करते हैं, हर साल में अपनी सेल करते हैं, वही लोग इसमें आ पाएंगे। 75 से ज़्यादा। अब पहले इसे समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि अगर सरकार ने ना इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया, मान लो कि पहले एक किसान कोई बड़ा किसान था, उसने अनाज उगाने पे बहुत सारा टैक्स दिया, या यूं मान लो कि ये जो आटा चक्की वाला है, इसने किसी दाल का आटा पीसा और हलवाई को दे दिया। अब हलवाई निकला हल्दीराम्स, तो हल्दीराम्स ने मतलब इस आटा चक्की वाले ने जो पहले टैक्स दिया था, क्योंकि इसकी इनकम 76 लाख रुपए थी, या टैक्स नहीं दिया था, तो ये टैक्स हल्दीराम वाला वापस क्लेम नहीं कर सकता। अगर इसने 10 रुपये टैक्स दिया है आटा चक्की वाले ने, और मतलब हल्दीराम उसे वापस लेना चाहता है, अगर इसने कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम में मतलब पार्टिसिपेट किया है आटा चक्की वाले ने, तो हल्दीराम वो टैक्स क्लेम वापस नहीं ले सकता। तो मतलब कुल मिला के सरकार का इसमें घाटा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट 75 लाख रुपीस, यदि किसी की सेल 75 लाख रुपीस से नीचे है, तो उसके पास में दोनों ऑप्शंस हैं। कैसे दोनों ऑप्शंस हैं, यदि तो वो हल्दीराम जैसों को गुड्स बेचता है,
तो भाई वो बिल वगैरह कच्चे कागज पे काम नहीं करेगा, वो बिल लेगा, क्योंकि हल्दीराम्स क्या कहेगा कि मैं 2 नंबर में सेल नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत रेट बढ़ती हैं, तो मैं सारा कुछ पक्के बिल पे लूंगा। तो वो पक्के बिल पे लेगा तो मतलब उसे बिल चाहिए, इसलिए ये 75 लाख वाले के पास में ऑप्शन है। अगर तो ये छोटे घरों को आटा बेचते हैं 2 किलो 10 किलो 5 किलो, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हल्दीराम्स के साथ में डीलिंग रखते हैं तो इन्हें एक पक्का लाल लेजर जो होती है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, बिल बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, जीएसटी नेटवर्क के साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि हल्दीराम जैसे कस्टमर इनके पक्के कागज पे मतलब कि 1 नंबर में काम कर पाए, 2 नंबर का काम नहीं करेंगे। जैसे पंजाब में गोपाल स्वीट्स है, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं कि मतलब बहुत बार रेट्स बढ़ती रहती है उनके भी, तो आपने भी सुना होगा जो लोग नॉर्थ इंडिया से हो। एनीवेज आगे चलते हैं इस पे। अब देखो, हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, बिजनेसेस डीलिंग ओनली इन गुड्स, तो सर्विसेज इसमें कवर नहीं करी गई, सिर्फ गुड्स कवर करी गई हैं। मान लो कि आपका लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो 75 लाख रुपए, मतलब मान लो कि वो 72 लाख रुपीज़ कमाता है या 2 लाख रुपीज़ कमाता है, आपसे 700 रुपये 512 kbps प्लान के लेके जाता है, मतलब वो गल्ला टोटल कि सब सारे घरों से 1000 घर हैं आपके एरिया में, तो उसकी इनकम कितनी हो गई, जो भी हो गई, तो वो अगर इतने पैसे कमा रहा है तो वो कवर नहीं होगा, चाहे वो 75 लाख रुपीज़ से नीचे भी कमा रहा है। अब बात करते हैं इसमें ओनली गुड्स को कवर करता है, और उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर्स हैव बीन केप्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस स्कीम। हाउएवर रेस्टोरेंट सेक्टर जो टैक्स पेयर्स हैं मे ऑल्सो ऑप्ट फॉर दी स्कीम। अब रेस्टोरेंट को स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया जा रहा है? रेस्टोरेंट में मैंने आपको बताया था दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। पिज्ज़ा अगर तो वहाँ पे सेल्फ सर्विस है, इवन देन ऑल्सो वो आपको मतलब सेल्फ सर्विस तो फिर भी दे रहा है ना, वो एयर कंडीशनर है वहाँ पे, और मतलब काफ़ी सारी वाटर फैसिलिटी आपको आउटलेट प्रोवाइड किया जा रहा है बैठ के खाने के लिए, तो वो एक तरह की सर्विस है। तो उन्हें सर्विस कंपोनेंट भी है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट भी है, क्योंकि वो डॉ जो भी पिज्ज़ा के लिए बनाएंगे, चीज़ बर्स्ट और वो सब, उसमें मैन्यू गुड्स कंपोनेंट भी है। तो सर्विस और गुड्स दोनों है, इसलिए रेस्टोरेंट्स भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट डोमिनोज वगैरह को नहीं जाएगा, इसका बेनिफिट उन रेस्टोरेंट्स को जाएगा जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अभी मतलब ये कह लो कि गोपाल जैसे बनना चाह रहे हैं, जो रोड साइड ढाबाज हैं, ये सब हैं। तो दिस होल्ड्स ट्रू इफ योर एनुअल टर्नओवर इज बिलो 75 लाख रुपीज। व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन कॉम्पोजिशन डीलर? अब यहाँ पे देखो, हमने जीएसटी के रेट्स की जो बात करी, मिनिमम टैक्स रेट 5% है, लेकिन यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर who is registered under the composite scheme will pay tax at the rate of not more than 1% for manufacturer, 2.5% for restaurant sector and 0.5% for other suppliers of turnover। मतलब आटा चक्की वगैरह वाला जो है वो 0.5%। हमने देखा था जीएसटी में मैक्सिमम रेट 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1%। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सरकार ने ये देख लिया कि कुल मिला के सरकार को 1-2% ही टैक्स बचेगा इसमें, जो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद में, जो पीयर्स का हमने पीयर्स सोप का एग्जाम्पल लिया, टाटा टी का एग्जाम्पल लिया, तो सरकार ने ये कहा कि जिन लोगों को कागजी कार्रवाई में नहीं फंसना है वो सिर्फ 1% टैक्स पे करो और अपना चलते बनो, ना सरकार का काम बढ़ाओ, पेपर वर्क बढ़ाओ, ना जीएसटी सर्वर पे लोड बढ़ाओ, आप सिर्फ 1% टैक्स पे कर दो और आपकी छुट्टी। और रेस्टोरेंट वालों को ये बोल दिया, आप भी आटा कहीं से लेते हो, ठीक है, आप रोज सुबह मतलब रोज रात को जाते हो, जो भी वेजिटेबल्स जो भी रॉटन है आप लेके आ जाते हो सस्ते दाम में, टमेटोज और वो सब, तो उसका बिल तो मिलता नहीं है इन्हें। इसलिए अगर इनको बिल नहीं मिलता तो ये बेचारे 5% टैक्स पे करेंगे यदि, और इनको कुछ टैक्स में रिफंड तो मिलेगा नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने जो 50 पैसे किलो टमाटर लिए गले सड़े, उनका बिल दिखाना पड़ेगा, लेकिन उनका बिल होता नहीं है। सिमिलरली जो आटा चक्की से आटा लिया उसका बिल दिखाना पड़ेगा, वो भी नहीं होता। और वेटर को जो 2 नंबर में सैलरी दी, मतलब कि वेटर को ये नहीं दिखाया कि वेटर हमारे यहाँ काम करता है, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा वेटर्स ये दिखा देंगे तो इनको प्रोविडेंट फंड क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए इनको अभी के लिए बाहर रख दिया, क्योंकि छोटे रेस्टोरेंट्स जो हैं खाना महंगा नहीं करें, छोटे रेस्टोरेंट्स पे जो लोग जाते हैं उनकी जेब पे ज़्यादा असर नहीं पड़े, राइट। तो ये चीज़ें हैं। डू कॉम्पोजिशन डीलर्स, तो अब सरकार को अल्टीमेटली 5% यदि आपने टैक्स पे किया, फिर आपने बोला मैंने फलाने से मतलब कॉस्टिक सोडा लिया था, उसी के चलते मैंने जो है निरमा साबुन बनाया, तो वो सरकार का काम बढ़ जाएगा उसमें, और इनका भी काम बढ़ जाएगा। इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनसे बोलेगा 50,000 रुपये साल के लूँगा, ये बोलेगा कि इतना तो मैं कमाता ही नहीं। तो मतलब अनपढ़ता का फ़ायदा, या ये कह लो कि
जानकारी ना होने का फ़ायदा ना उठाया जा सके इन लोगों से, क्योंकि ये लोग कॉर्पोरेट्स नहीं है, ये इन्फोसिस नहीं है कि जो प्राइस वाटर हाउस या सत्यम नहीं है जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को देके पैसे देके सीएस हायर कर सकते हैं, राइट। तो डू कॉम्पोजिशन डीलर्स हैव द ऑप्शन टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो। अब ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्हें कुछ नहीं मिलता। कैन जिन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पता, वो पिछले वीडियो पे योजना का पार्ट 1 अवेलेबल है, उसमें प्लीज देख लें, वरना पिक्चर समझ में नहीं आएगी। कैन अ कॉम्पोजिशन डीलर इशू इन टैक्स इनवॉइस? तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करेंगे? जो मतलब टमेटोज जो बचे कुचे बेचे हैं उनके लिए टैक्स इनवॉइस, मतलब जब सब्जी फार्मर से खरीदी थी तब नहीं इशू हुआ, बेचते टाइम कैसे इशू हो जाएगा? इसीलिए जो जो टमेटो बेचने वाले जो बड़े किसान हैं, तो वो अगर केचप कंपनी को टमेटोज बेचेंगे तो उन्हें सारा काम अपना पक्के पेपर पे करना पड़ेगा। उन्होंने कितना फर्टिलाइजर लिया, उन्होंने कितना क्या किया, ये सब चीज़ें उन्हें कागजी कार्रवाई में दिखानी पड़ेंगी। अब इसका फायदा सरकार को इसीलिए हो रहा है, देखो सरकार जो कागज पे आ रही है, पहले क्या होता था मैंने आपको बताया, ना तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट हुआ तो कस्टम्स ड्यूटी ने पकड़ लिया तो तब तो ठीक है इंपोर्ट हुआ, वरना इंपोर्ट ही नहीं होता था पहले, मतलब हो जाता था लेकिन फिर भी नहीं होता था। तो ये जादू होता था ऐसे। उसमें क्या होता था, फर्टिलाइजर इंपोर्ट होके प्रोसेस हो गया, बैग बन गए, सब कुछ फर्टिलाइजर आ गया और किसान ने उसे खपत भी कर दी और टमेटो उग भी गए और केचप कंपनी ने टमेटो बना भी दिए। टैक्स नहीं पे किया जाएगा कहीं भी। 1000 बॉटल बनाई जाती थी तो 800 दिखाई जाती थी, 200 2 नंबर में, मतलब रात को ही बैरियर से क्रॉस करवा दी जाती थी। अब ये जो सारी चोरी पकड़ी जाएगी, उसके चलते सरकार भले ही जीएसटी के अंदर रेट कम कर रही है, लेकिन पूरी की पूरी सप्लाई चेन एक तरह से ऐसे दिख रही है जैसे कि ब्रेन का एक्सरे कह लो या फिर एमआरआई कह लो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो पूरा का पूरा चेन, यहाँ पे भी जो चोरी होती थी, यहाँ पे भी जो चोरी होती थी, सरकार को पता लग जाएगी। तो ये सरकार का अल्टीमेट फायदा होगा, इसीलिए सरकार ये लागू करना चाह रही है। देन आईटी बैकबोन, अब ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। मेरा बेसिक मोटिव यहाँ पे ये था कि आपको चीज़ें समझाई जा सकें। अब इसमें क्या किया जा रहा है, कॉमन जीएसटी पोर्टल बनाया जाएगा। 80 लाख टैक्स पेयर्स हैं जो कि आईटी बैकबोन जीएसटी नेटवर्क के जरिए इसमें रजिस्टर करा जाएगा जिन्हें, तो ये चीज़ है। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जीएसटी नेटवर्क जो है इन्फोसिस के साथ में पार्टनर कर रहा है। किसके साथ में? इन्फोसिस के साथ में, विप्रो या टीसीएस के साथ में नहीं, एज इट्स मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर। अब देखते हैं क्या है एमएसपी और ये सब। देखो ये जीएसटी के नेटवर्क पे लोड है इतना, 29 स्टेट्स यानी और 7 यूटीज, 36 जो भी हुए, तो ये पूरा का पूरा इनका डेटा अपलोड होगा यहाँ पे। इनके यहाँ पे रहने वाले जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सेलर्स हैं, जो भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल, जो भी, सब लोग यहाँ पे रजिस्टर होंगे। देन रिफंड्स भी यहीं से प्रोसेसिंग होगी। देन सारे टैक्स पेयर्स जो है वो भी यहीं पे इस पे अपलोड होनी पड़ेंगी डिटेल्स। और उसके बाद में दूसरी साइड क्या है, आरबीआई इसका डेटा गैदर करेगा, कितना पैसा आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हिस्सेदारी तय करेगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेगा सब कुछ सही है, ये तो नहीं कि जीरो कम ज़्यादा किए जा रहे हैं। देन बैंक्स चलान फॉर्म्स इशू करेंगे, ये सब लोग ऑन बोर्ड जीएसटी नेटवर्क आ रहे हैं। इंटीग्रेटिंग 36 डिस्पैरेट सिस्टम्स, तो 36 डिस्पैरेट जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अब कहीं पे कुछ और, मतलब कहीं जैसे हुंडी बिल होता है, कच्चा बिल होता है, कहीं पे हुंडी पे काम होता था, जो कहीं पे कुछ और टैक्स की सर्विसेज रिकॉग्नाइज करी जाती थी, वो सारे डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम्स थे। उसके बावजूद भी जीएसटी पे उन्हें अपलोड करना इतने कम टाइम में, ये एक चैलेंज था जीएसटी नेटवर्क के आगे, और इन्हें पूरा कर लेना 1 जुलाई से पहले एक तरह से जीएसटी नेटवर्क की अचीवमेंट है। अब कुछ फैक्चुअल डिटेल्स, जीएसटी नेटवर्क हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द कॉमन जीएसटी पोर्टल। अब आगे भी और अच्छे डायग्राम जिसके देखेंगे, हैंग ऑन। टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हो गया। देन अब आते हैं इस चीज़ पे कि फॉर ऑल अदर केसेस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 95%, द कॉमन जीएसटी पोर्टल विल बी दी ओनली इंटरफेस। तो सिर्फ एक ही स्क्रीन रहेगी, एक ही वेबसाइट रहेगी, एक ही पोर्टल रहेगा जिसके साथ की इंटरेक्शन रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे जीएसटी में क्या है। जीएसटी नेटवर्क एक प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, थोड़ा जाग जाना जो लोग सो रहे हो। इट इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कंपनीज एक्ट में बनाई जाती है सेक्शन 25 में, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। ये जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं जिनका बेसिक मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, जिनका बेसिक मोटिव होता है नेशनल वेलफेयर, या ये कह लो कि सरकार को सरकार के काम में मदद करना, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाई गई है, या ये कह लो 2013 के तहत बनाई गई है, जहाँ पे कि सेंटर का हिस्सा जो है 24.5% है, स्टेट्स का कलेक्टिवली 24.5% है, और बाकी का जो है ये प्राइवेट एंटिटीज़ हैं। तो जिस टाइम ये जीएसटी नेटवर्क बिल ये सब पास किया जा रहा था,
अब जीएसटी नेटवर्क आपने देखा कितना अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सारे के सारे स्टेट के टैक्स पेयर्स और उनका डेटा यहाँ पे अपलोड होगा, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लोन जो उनकी एक अलग सब्सिडियरी कंपनी है, और लोन मेजर ओन्स 10%, इनकी सबकी हिस्सेदारी है। 51% प्राइवेट सेक्टर का है। मेजॉरिटी शेयर कहाँ पे है? सम ऑफ द एंटिटीज आर कंट्रोल टू द एक्सटेंट ऑफ 75% बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये खतरा और है, इसीलिए जब ये जीएसटी नेटवर्क के जो भी एचडीएफसी बैंक के चेयरपर्सन हैं, सीएमडी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, होम मिनिस्ट्री ने 1 जुलाई से पहले 17-18 जून को इनका सिक्योरिटी, आईबी ने इनका सिक्योरिटी चेक किया था कि इनका कोई किसी हमारी जो कंट्रीज़ हैं, कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, चाइना और डिफरेंट कंट्रीज़, उनके साथ में इनका कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि एचडीएफसी बैंक के ऑनर ने विजय माल्या की तरह 100 करोड़ रुपए लंदन से कहीं से लोन ले रखा है, ताकि ये उनके दबाव में आके टैक्स पेयर्स की डिटेल्स वगैरह उन्हें ना दे दें। तो ये खतरा तो रहेगा भाई, तुम्हें क्या पता उन्होंने मतलब वैसे ही लोन ले लिया हो। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी हिस्सा है 11%, तो ये 11% को हाईलाइट इसीलिए किया गया है कि बाकी सबका 10% है, ये आप याद रख लोगे। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी होम लोन, LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हाउसिंग फाइनेंस है। ICICI, टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए, चीज़ें दिमाग में बिठा लेना, LIC टिक मत करके आना वहाँ पे। ICICI बैंक ओन्स 10% एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन जो है उसमें 10%, उसका उनका भी 10%। जीएसटी नेटवर्क जो कंपनी फ्लोट करी गई है स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसमें अब स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए जो एक कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे व्हीकल बोल दिया बस। ये स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, ये समझ लो। इट इज़ वर्थ नोटिंग, ये सारी एंटिटीज जो है प्राइवेट कंपनीज हैं। तो दिस स्ट्रक्चर, अब ये ऐसा स्ट्रक्चर लाया क्यों गया यदि इसमें खतरा था? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर और साथ ही साथ इंश्योरिंग कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है सरकार के हाथ में रहेगा। लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल यूज़ करने को ठीक है जब 51% हिस्सा प्राइवेट प्लेयर्स के पास में है, इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे हिस्सा नहीं मिला है। अब ये लोग, आप एक चीज़ लगाओ, ये लोग फ्री में किसी को 1-2 रुपये का डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते ये बैंक, ठीक है, जो भी ये संस्थाएं हैं, ये सरकार के जीएसटी नेटवर्क में हिस्सेदारी क्यों, मतलब वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो इन्हें होगा। अब इन्हें प्रॉफिट क्या होगा? जो टैक्स की प्रणाली है जहाँ पे हम चालान फॉर्म इशू करते हैं, एचडीएफसी बैंक को ऑथराइज कर दिया जाएगा या फिर आईसीआईसीआई बैंक को ऑथराइज कर दिया जाएगा। तो ये सब मतलब बैकडोर है कि इनको ऑथराइज कर दिया जाएगा कि आप पेमेंट्स रिसीव करो। और बैंक, यदि आपकी सेविंग्स, आपने अब वहाँ पे अकाउंट खुलवा लिया कि आईसीआईसीआई बैंक से डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से पैसा टैक्स जो है पे कर दिया करूँगा, तो आईसीआईसीआई बैंक की चांदी है, क्योंकि 80 लाख टैक्स पेयर्स और उनके अकाउंट खुलेंगे, हो सकता है आईसीआईसीआई में खुले, हो सकता है एसबीआई में खुले, किसी में भी खुल सकते हैं। तो ये एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे बाकी चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इस पर सिक्योरिटी चेक वगैरह जो है कंडक्ट किया है और ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका हिस्सा है इसमें। ये कुछ कुछ बातें चिंताजनक हैं, बट स्टिल। अब आगे चलते हैं। GST being a destination-based tax, interstate trade of goods and services needs a robust settlement mechanism amongst states and the center। तो ये robust mechanism होना चाहिए रिफंड वगैरह का। IGST है कि कैसे स्टेट, कौन सी स्टेट, जैसे तमिलनाडु में कार बनी सेंट्रो और सेंट्रो चली गई बिहार में सेल हो गई या पंजाब में सेल हो गई या हरियाणा में सेल हो गई, तो कौन सी स्टेट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, कौन सी स्टेट में टैक्स जाएगा, ये सारा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदमिक मॉडल जो है ये बनाया गया इतने कम टाइम में। तो दिस इज़ अ हिस्टोरिक फीट एक वैसे इस गवर्नमेंट के लिए। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस बैकबोन विच enables कैप्चर, प्रोसेसिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्लिच, बिना किसी रुकावट के। अब हाउ इट वर्क्स, GST has been designed to work as a one-stop solution for all indirect tax holders। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट की बात हो रही है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कॉमन रजिस्ट्रेशन, देन क्रिएशन ऑफ चलान फॉर पेमेंट। जैसे चलान, क्या आपने कोई सरकारी एग्जाम के लिए मतलब अपीयर किया होगा तो आप SBI में फ़ीस जमा कराने जाते थे, फिर वापस आके इंटरनेट में उसका नंबर डालते थे। जो लोग इंटरनेट सेवी नहीं हैं अभी, जो लोग पेटीएम करो में नहीं आते हैं, वो लोग SBI बैंक में जाएंगे, चलान फॉर्म लेंगे और उस चलान फॉर्म पे जो नंबर लिखा जाएगा उस नंबर को अपलोड करेंगे GST नेटवर्क पे। तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेट। अपलोड ऑफ बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस डेटा। अब बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस डेटा क्या है? आटा चक्की के एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ। ये आटा चक्की वाले ने इन्हें बिल इशू किया, हल्दीराम्स को हमने 10,000 टन आटा बेचा 1 साल में। बिकते हैं पेड़े अब दिवाली के सीज़न में, क्या कर सकते हैं। तो 10,000 टन इन्होंने आटा बेचा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब ये बिल जो दिखाया जाएगा, अब ये बिल आटा चक्की
वाला, चाहे वो शक्ति भोग है चाहे वो आशीर्वाद आटा है, जीएसटी नेटवर्क पे अपलोड करेगा, तभी जो हल्दीराम्स ने फाइनल टैक्स पे करना है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा। समझ आई बात? ये हल्दीराम्स है, इनकी टैक्स लायबिलिटी बनी 1 साल की 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ में से इन्होंने ऑलरेडी, आटा चक्की वाले ने, ये मान लो कि 10 करोड़ रुपए टैक्स पे कर दिया था, या ये मान लो 50 लाख रुपए टैक्स पे कर दिया था। तो 100 करोड़ में से 50 लाख का माइनस तभी हो पाएगा जब अपलोड किया जाएगा इनवॉइस। तो जैसे आप लोग मार्कशीट वगैरह अपलोड करते हो, जो भी मतलब अपनी फोटोग्राफ फेसबुक पे अपलोड करते हो, वैसे अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। फेसबुक बोला है तो अब सबको समझ में आ जाएगा। देन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर चेक्ड फॉर देयर कंप्लीटनेस बाय कैरिंग आउट वैलिडेशन ऑफ डेटा विद अदर एजेंसीज। पैन वैलिडेशन किया जाएगा। देन वैलिडेशन विद सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पैन कौन इशू करता है? सीबीडीटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। आधार वैलिडेशन यूआईडीएआई, ये यूटीडीएआई हो गया, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन डीआईटीएन, ये सब अथॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इसके कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। कंपनीज जो है, कंपनीज के बिल वगैरह के लिए। देन फैसिलिटेटरी स्टेप्स क्या लिए गए हैं? तो एक तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बनाए गए हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स कौन है? चलान फॉर्म कौन भर सकता है? सब कोई बैंक थोड़ी ना मतलब यहाँ पे कोई आपको कि सिटी बैंक में या बैंक ऑफ अमेरिका नहीं भर सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है, वैसे ही शायद और बैंकों को भी ऑथराइज किया गया है। तो ये सुविधा प्रोवाइडर्स हैं। जैसे आप आधार कार्ड एनरोलमेंट के लिए सिर्फ सरकारी दफ्तरों में थोड़ी ना जा सकते हो, प्राइवेट प्लेयर्स के पास में भी जा सकते हो। तो ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स उन्हें कहा जाता है। इसमें पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग प्लेस यूजिंग वन चलान फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। एक चलान लागू होगा ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस के लिए। अब ये देखो अच्छी अच्छी इमेजेस, ये gstnetwork.org से ली गई हैं, और इसमें अपलोड और डाउनलोड एक ही वेबसाइट से होगा। आप अपलोड कर सकते हो, आपने मतलब ये टैक्स पेयर है, ठीक है। तो इन्होंने हल्दीराम्स की मान लो एग्जाम्पल के लिए, इन्होंने टैक्स पे किया, अपना चलान वगैरह रजिस्टर भी यहीं पे होगा, चलान जनरेशन भी यहीं पे होगा, इनवॉइस अपलोडिंग, इनवॉइस कौन सा? आटा जो इन्होंने खरीदा, जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं। देन रिटर्न फाइलिंग, अब रिटर्न फाइल हो गई। लेजर भी इन्हें अपनी यहीं पे अपलोड कर सकते हैं। किस किस जरिए से? वेब पोर्टल, वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और इन्हें अकाउंटिंग पैकेज जो है जीएसटी का, कि जीएसटी के तहत कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करना है, वो सब भी यहाँ पे अप्लाई किया गया। और कस्टम ऐप्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। देन जीएसपी, जीएसटी, अब देखो ये फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरफेस जो है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स को दी गई है। ये बैंक हो सकते हैं, ये जो भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको दी गई है। ये यहाँ से वेबसाइट से अपलोड करेंगे। अगर कोई टैक्स पेयर इंटरनेट सेवी है तो अपने यहीं से ही सीधा वेबसाइट खोलेगा और टैक्स पे कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। और जो लोग इंटरनेट से भी नहीं है वो बैंक जाएंगे, बैंक इस वेबसाइट से। फिर इसके बीच में एक प्रोटेक्शन का लेयर है। डायरेक्ट आप जीएसटी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर से इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे वो वेबसाइट हो, इसे भी सुविधा प्रोवाइडर बोला गया है। और उसके बाद में जीएसटी नेटवर्क में ये लोग डेटा फीड करेंगे, राइट। देन जीएसटी सर्वर में ये डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंचेगा। तो ये 3 लेयर्ड हो गया एक तरह का, 1, 2 एंड 3, राइट। तो अब इस पे आगे आते हैं और समझने के लिए फंक्शंस क्या हैं जीएसटी नेटवर्क के। ये फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। हार्मोनाइजेशन ऑफ, अब ये आपके लिए रेलेवेंट रहेगा जीएस मेंस पेपर 3 के लिए, ठीक है। तो ये टिपिकल जो कोर यूपीएससी टाइप एनालिसिस है, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एनालिसिस है। तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझना और इन्हें कंपार्टमेंटलाइज अकॉर्डिंगली करते रहना। सिर्फ प्री सेंट्रिक अप्रोच नहीं लेनी है फ्रेंड्स। हार्मोनाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड फॉर्मेट्स, तो बिजनेस प्रोसेस पहले क्या होता था, कच्ची लेजर पे काम चल रहा था, उन सबको अब हार्मोनाइज किया जाएगा, एक तरह से तालमेल बैठाया जाएगा। कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कॉमन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। देन कोर सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, ये सब हमने देख लिया। हेल्प डेस्क सपोर्ट रहेगा, तो आप बैंक में जाते हो वहाँ पे हाउ मे आई हेल्प यू, वो सब भी आपकी सपोर्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई जो है, मान लो कि कच्चा तेल की रिफाइनरी अगर पंजाब में है, हरियाणा में उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन। क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये सब चीज़ें जो है। क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है, आपका टैक्स रिफंड बनता था पिछले साल की रिटर्न से, जो आपने रिटर्न फाइल करी वो ज़्यादा फाइल कर दी थी और 50 लाख रुपए आपको रिफंड लेना बनता है। तो क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन, या फिर मान लो कि किसी मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है 50 लाख रुपए और आटा चक्की वाले ने पे कर रखा है, हल्दीराम्स ने लेना है, तो ये चीज़ होगी। देन एनालिटिक्स जनरेट होंगे। आईजीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी सेटलमेंट, मैंने बताया था हुंडई तमिलनाडु से चली सेंट्रो और बिहार में जाके थम गई, मतलब बिकी वहाँ पे जाके। तो आईजीएसटी किसको जाएगा, तमिलनाडु सरकार को या बिहार सरकार को? बिहार सरकार को। तो ये जो सेटलमेंट होगी इस पूरे रास्ते की, ये भी यहाँ पे होगी। देन ऑटोनॉमी ऑफ दी
बैक एंड सिस्टम्स ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर्स, सेंटर और स्टेट टैक्स आईटी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं, ये भी अलग से वेबसाइट है। ये इंटरफेस इसके साथ में मुहैया कराया जाएगा। ये जो फायरवॉल हमने देखी थी यहाँ पे, एक तरह से ये जो गैप है इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। देन यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करे जाएंगे? अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कौन करेंगी? स्टेट अथॉरिटीज या सेंट्रल अथॉरिटीज, डिपेंडिंग की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर इंडस्ट्री आती है या किसके अंडर आती है। असेसमेंट के कितना टैक्स आपका बनता है, रिफंड, ऑडिट एंड इन्फोर्समेंट, CAGB डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। एडजुडिकेशन की टैक्स कम बनता था ज़्यादा बनता था, ट्राइब्यूनल्स तय करेंगे। इंटरनल वर्क फ्लोज टू सपोर्ट अबव फंक्शंस, अब इनके जो आंतरिक काम काज हैं, इंटरनल वर्क प्रोसीजर्स हैं जैसे हर डिपार्टमेंट के होते हैं। एनालिटिक्स एंड BI, सॉरी मेरे को नहीं पता, तो छोटा सा कोई पॉइंट होगा, एनालिटिक्स आप यही याद रख सकते हो। देन ये है नॉन स्टैट्यूटरी फंक्शंस और ये हैं स्टैट्यूटरी फंक्शंस। लेट्स प्रोसीड अहेड। अब आगे आते हैं पोटेंशियल बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स फॉर द कंज्यूमर। अब ऑन द बैलेंस हम देखते हैं कि क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं तो कंज्यूमर के लिए। देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन GST कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। फर्स्ट, द डायरेक्ट एंड इमीडिएट, जो सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्टिव टैक्स रेट। तो हमने जो बात करी कि ओवरऑल टैक्स तो कम ही पे होता था, लेकिन क्या था कि यदि आप बिग बाजार से सेम सामान लोगे तो आपको महंगा पड़ता था, और यदि आप सेम सामान आपके आसपास की, अभी की बात मतलब वो तो चलो बिग बाजार वगैरह डिस्काउंट दे रहे थे ये सोच के कि किराना स्टोर जो है बंद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बंद हो पा रहे। मॉल कल्चर इंडिया में अभी नहीं आएगा, अभी सदियां लगेंगी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं कि जो इमीडिएट इम्पैक्ट है इफेक्टिव टैक्स रेट, यदि आप यहाँ से खरीदते हो तो ये 2 नंबर में ले आता था। मतलब रात में ट्रक आया, कोल्ड ड्रिंक का डाउनलोड, मतलब वहाँ पे आप कह लो कि अनलोड कर दिया उन्होंने, और उसके बाद में यहाँ पे 33 रुपये में ये बेच देता था आपको सेम थम्स अप, और यहाँ पे आप जाते थे 35 रुपीज़ में मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल प्रोसेस से चल रहा है, आटा चक्की और वो सब बिग बाजार में। इसीलिए इफेक्टिव टैक्स रेट जो था इन पे ज़्यादा लग जाता था अगर आप फॉर्मल सेक्टर से जाओगे, क्योंकि ये लोग टैक्स पे करते थे, इनकी गाड़ी के आगे लिखा होना चाहिए कि कितने की गुड्स जा रही हैं। यहाँ पे रेडी के थ्रू, मतलब जो ठेला होता है उसके थ्रू भी माल सप्लाई हो जाएगा। देन सेकेंडली, एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ GST, अब इफेक्टिव टैक्स रेट जो है कम आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डिफरेंट द न्यू इफेक्टिव टैक्स रेट्स। अब ये निर्भर करेगा कि टैक्स रेट कितना कम आएगा, उस पर निर्भर करेगा कि प्री GST से पोस्ट GST का फायदा क्या हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे जापान जैसी कंट्रीज में GST लागू होने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो ये गैस वर्क था, आप कह लो कि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्क है कि GST लाया गया है ये सोच के कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, जो ये 33 रुपये में कोल्ड ड्रिंक बेची जाती है बिना टैक्स पे किए, अब टैक्स रेट कम कर दिया गया है, 12% कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए, कोल्ड ड्रिंक पे नहीं, नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो टैक्स रेट कम कर दिया गया है और कवरेज बढ़ा दी गई है। अब ये किराना स्टोर वाला भी चोरी नहीं कर पाएगा और कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। बाय द वे, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, राइट, और केमिकल्स चाहिए होते हैं, शुगर एंड ऑल, तो वो अभी भी 2 नंबर में हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो पानी निकाल लिया, सबसे ज़्यादा बढ़िया कंपोनेंट तो पानी है, अब पानी आप इवेपोरेशन दिखा दो या कुछ भी कह दो। देन थर्ड, अनदर वे इन विच द इफेक्टिव टैक्स रेट कैन चेंज इज थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम में जो यहाँ पे 18% हल्दीराम्स ने, आटा चक्की वाले ने, आशीर्वाद ने पहले पे किया था 12%, 5%, वो अब यहाँ पे हल्दीराम्स उसका रिफंड लेगा। तो जो रसगुल्ला है वो सस्ता हो सकता है, जो रसमलाई है वो सस्ती हो सकती है, जो स्वीट प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो सकते हैं हल्दीराम्स के एंड पे, राइट, कस्टमर के लिए। ये हल्दीराम, ये आपका कस्टमर, और ये आशीर्वाद। तो ये टैक्स क्योंकि वापस मिल जाएगा। पहले 18% वैट लगाया जाता था, अब 18% से कह लो एग्जाम्पल के लिए 13% लगाया जाएगा, क्योंकि जो आटा वैदा जो भी लगा है उसमें मैदा वगैरह वो रिफंड हो जाएगा। देन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है विजिबल ओनली इन दी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो ये आप अपने आंसर को कंक्लूड करते टाइम ऐसे ही लिखोगे, अच्छी सी बात हमेशा ऐसी लिखी जाती है। जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं हो, मतलब सरकार की बुराई से करने से बचना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिख दो कि आगे आके हालात सुधरेंगे इसमें। देन अनदर वे कैन इज थ्रू इनपुट टैक्स, ये भी हमने स्टडी कर लिया। नेगेटिव, और कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे लागू किया गया, वहाँ का एक्सपीरियंस ये दर्शाता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड अदर कंट्रीज शो दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन पोस्ट GST इम्प्लीमेंटेशन एंड द सेम सिचुएशन कैन अराइज इन इंडिया एज वेल। अब ये निर्भर करेगा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में कितने लोग खरीदते थे, फॉर्मल इकोनॉमी से कितने लोग खरीदते थे। अगर 40% लोग हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी से गुड्स खरीद रहे थे, कोल्ड ड्रिंक बनी लेकिन बनी नहीं,
फर्टिलाइजर आया लेकिन आया नहीं, अब वो सब टैक्स के उस दायरे में आ जाएंगे। टैक्स भले ही रिफंड होगा लेकिन गुड्स का दाम इसी पे निर्भर करेगा कि बढ़ेगा कस्टमर के लिए या घटेगा। अदर पोटेंशियल इंक्रीज इन द प्राइसेस इज पॉसिबल ड्यू टू कंप्लायंस कॉस्ट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो हायर करना पड़ेगा, और वोटिंग शेयर्स है सुविधा पोर्टल पे। देन the problem with GST is that tax, like all taxes, is dependent on the economy doing well. तो अगर इकोनॉमी डूइंग वेल होगा तो ही लोग जो है पार्टी पैक कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे, तो ही सब कुछ चमाचम चलता रहेगा। ये था, आगे के वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हो। कॉन्सेप्चुअली द जीएसटी शुड ब्रॉडन द टैक्स बेस। ब्रॉडन कैसे हो जाएगा? जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो छोटी किराना स्टोर है वो भी बीच में आ जाएगी, और जो बिग बाजार है वो भी बीच में आ जाएगी, और जो आगे के कस्टमर्स हैं वो भी बीच में आ जाएंगे। इनकम की भी ट्रेलिंग पता लग सकेगी, क्योंकि अब जब सारी चीज़ का बिल होगा तो आपने मतलब कोल्ड ड्रिंक खरीदते टाइम आपको बिल तो मिलेगा ही, तो वो जो किराना स्टोर वाले का जो इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसके चलते टैक्स बेस बढ़ जाएगा इंडिया का। अभी कहाँ से 16% हो सकता है, 10% है अभी जीडीपी टू टैक्स रेशियो जो हमारा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो 16% ही एक तरह से टैक्स हम अपने जीडीपी का कलेक्ट कर पाती है हमारी सरकार। उससे क्या होगा, हेल्थ सेक्टर पे और स्कीम्स पे ज़्यादा अच्छे से सरकार खर्चा कर पाएगी। हाउएवर वेदर दिस वुड बी अचीव्ड वुड डिपेंड अपॉन नेक्स्ट ईयर और सो, 2-4 साल आप कह सकते हो। प्री रिक्विजिट्स क्या है? गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री जो है इसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे, दोनों में तालमेल रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, सिनर्जीज, टैंडम में इन्हें काम करना चाहिए। वल्नरेबिलिटीज़ क्या है रास्ते में आगे चलते हुए? स्टेट्स फेस एन एवर इंक्रीजिंग कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व कैसे बढ़ता जा रहा है? 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को उन्हें लागू करना है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज बढ़ेंगी, तो ये जो खर्चा होगा। और देन फार्म लोन वेवर्स हैं, ठीक है। और इंडिया का पब्लिक डेट, मतलब जो सरकार ने कर्जा ले रखा है जनता से, लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ये सब करके, वो जो है 67% ऑफ द जीडीपी हो चुका है ऑलरेडी। तो ये हमारी सिचुएशन ग्रीस की जैसी कंट्रीज़ की हो गई है। हाईएस्ट अमंग द मेजर एशियन कंट्रीज़ इकोनॉमीज एक्सेप्ट फॉर जापान। जापान को छोड़ के जो बाकी की एशियन कंट्रीज़ हैं, मेजर साउथ कोरिया और ये सब कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब कि 67% ऑफ जीडीपी यदि हम एक साल का दे देंगे तो सरकार का कर्जा ही उतर पाएगा। दिस टाइम राउंड इफ ऑल द स्टेट्स वट, अगर सारी स्टेट्स अपने फार्म लोन्स को राइट ऑफ करती, 35-36 लाख करोड़ जो है केवल यूपी सरकार ने लोन वेवर दिया है, 35-36 हज़ार करोड़। अगर सारी सरकारें देंगी तो 3 लाख करोड़ हो जाता। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो 2015-16 में क्या था? 3% की जो लिमिट जो ग्लोबल मानी जाती है, एनके सिंह कमेटी जो रिपोर्ट है, हमने देखा मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कि कैसे एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा है कि 3% जो है अचीव हो जाना चाहिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का जो एनालिसिस है, राइट। तो ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो एडवर्स है हमारा। तो ये सब रास्ते की चैलेंजेस हैं। अगर मान लो कि जीएसटी से सरकार का रेवेन्यू घटा, राज्य सरकारों का, तो ये वित्तीय हालत, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो और ज़्यादा एडवर्स हो सकती है। पूरे देश की बात करें यदि राज्य और स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट को मिला के, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इनएबिलिटी टू मीट, अगर ऐसे हालात रहे, राज्य सरकारों की जो डिमांड है कि उन्हें वेजेस पे करने के लिए कैश चाहिए है और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के लिए उन्हें खर्चा चाहिए है, तो आगे चल के काम कैसे चलेगा? लोन वेवर के लिए उन्हें चाहिए है। अवे फ्रॉम द आइडियल जीएसटी, अब क्या है, 45% ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के नंबर की बात नहीं हो रही है, 17 टैक्सेस हैं, ये हैं जो 45% रेवेन्यू का हिस्सा आता था, जहाँ से कलेक्शन होता था, वो आइटम्स अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है, 10% स्टैम्प ड्यूटी आती है राज्य सरकारों को। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब एयर टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक बेवरेजेस, बियर और ये सब, और देन स्टेट विल हैव द अल्टीमेट राइट टू टैक्स देम एंड इवन इंक्रीज टैक्सेस ऑन देम। तो राज्य सरकारों के पास में है। द जीएसटी बिल जो है ये प्रॉमिस करता है इन दी कमिंग टाइम, आगे 2-4 सालों में इन्हें इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, जीएसटी के दायरे में इन्हें लाया जाएगा। हाउएवर इट इज़ मोर देन लाइकली कि आगे स्टेट्स की एक बार जैसे जो हो गया सो हो गया, उसके बाद में आप जब मतलब आगे बढ़ चुके हो तो शायद स्टेट्स अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आने वाले 2-3 सालों के ये टैक्स जो इनकी जो इस पे अथॉरिटी है स्टेट्स की, राज्य सरकारों की, वो दोबारा से सरेंडर ना करने के लिए रेडी हों। दिस कपल्ड विद द नीड टू बिल्ड द फाइनेंशियल कुशन। तो अब हम जैसे महीने के एंड में बचा के रखते हैं कि यार मतलब 30 हज़ार बचा के रख लेते हैं या कुछ भी, वैसे ही राज्य सरकारें भी ये कहेंगी कि हम अपने पास में प्रॉपर्टी टैक्स रख लेते हैं, पेट्रोलियम टैक्स रख लेते हैं, सारा कुछ जीएसटी के अंडर हम नहीं लाना चाहते। और अब बात करते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट्स हुई थी व्हेन द इशू ऑफ डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स
जो राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में डिफरेंस की बात हुई थी, बहुत सारे जो हमारे सांसद थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उस टाइम का, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि मोर पावर जो है राज्य सरकारों को दी जाए। लेकिन फियर ये था एक्सेसिव फेडरलिज्म, मतलब ज़्यादा संघवाद यदि हम ला देंगे तो उस टाइम के स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब इंडिया एकदम से इंडिपेंडेंट हुआ था उसे सही नहीं माना गया था। तो इसीलिए सेंटर को ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी इनकम टैक्स और वो सब की। अब शुड स्टेट्स हैव relinquished ऑल देयर टैक्सेशन पावर्स इन दी फेवर, क्या राज्य सरकारों को अपनी पावर्स केंद्र सरकार को दे दी जानी चाहिए थी? दो कारण हैं। प्रॉब्लम्स यूनिक टू स्टेट, एक तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक ही स्टेट में सेंटर्ड हैं। जैसे पंजाब में एग्रीकल्चर है, पंजाब को एग्रीकल्चर का ध्यान रखना है, अब जीएसटी एग्रीकल्चर का ध्यान रख पाएगा? जस्ट एन एग्जाम्पल। सिमिलरली तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन्स हैं, बहुत अच्छा वेलफेयरिस्टिक एजेंडा है। ओईसीडी कंट्रीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूरोपियन कंट्रीज हैं, लार्जली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनसे कंपेयर किया जाता है तमिलनाडु के जो सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, हेल्थ सेक्टर की, वहाँ पे हेल्थ क्लिनिक्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स टाइप्स। इट इज़ ट्रू दैट सदर्न स्टेट्स हैव डन the southern state of Tamil Nadu has done remarkably well in social parameters. Its health and education parameters have helped catapult it in the way ahead of its rivals. तो बाकी राज्य सरकारों को काफ़ी पीछे छोड़ देती हैं। तो उसके चलते राज्य सरकारों को अपनी पूरी पावर ये दोनों कारणों के चलते नहीं देनी चाहिए थी सिर्फ, और मतलब पूरी की पूरी पावर जीएसटी सेक्टर को नहीं देनी चाहिए थी, राइट। देन जीएसटी एंड ट्रांसफर ऑफ टैक्सेशन पावर्स फ्रॉम इलेक्टेड बॉडी टू अनइलेक्टेड बॉडी। अब यहाँ पे जीएसटी नेटवर्क की बात नहीं हो रही, जीएसटी काउंसिल भी जो है वो एक तरह से अनइलेक्टेड बॉडी है। लीगली स्पीकिंग, ओनली लीगली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्सेप्चुअली या कुछ भी। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट इफेक्टिवली, मतलब जो प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल एंगल नहीं ले रहे, सिर्फ लीगल थियोरेटिकल एंगल ले रहे हैं। इफेक्टिवली ट्रांसफर्स the powers of taxation over large swathes of possible taxation to an unelected body. Effectively, GST Council जो एक्ट द्वारा बनाई गई है takes on the power of deciding tax rates from both the parliaments and state legislatures. तो पहले जो state legislatures थी वो ये तय करती थी कि किस चीज़ पे कितना टैक्स रहेगा, किस चीज़ पे कितनी दर से टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन अब ये पावर जीएसटी काउंसिल के पास में चली गई है। द काउंसिल विल नाउ बी द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन डिटरमाइनिंग द टैक्स रेट्स। तो अब काउंसिल सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई इन ए सेंस, मतलब इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं। तो ये पावर किसके पास में चली गई? अनइलेक्टेड बॉडी की। दिस विल बी लाइक एन एजुकेटेड सुपर बॉडी इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स विदाउट एनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। अब ये इलेक्टेड तो होगी, जो इलेक्टर्स हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इसमें ये रहेंगे, लेकिन सीधी जो एक तरह से अगर मान लो कि सारे जो हमारे जो ओपोजिशन के एमएलएज हैं किसी स्टेट में, मान लो कि ये स्टेट ए है, ओपोजिशन के एमएलएज भी तो इलेक्ट होके आए ना। अब वो जो सरकार के एमएलए होते थे, किसी स्टेट असेंबली की हम बात कर रहे हैं, उन पे दबाव डालते थे कि आपने बजट में फार्म सेक्टर में सुइसाइड होने के बाद में भी इतना पैसा एलोकेट नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर इस सरकार के इस राज्य के स्टेट्स ए से जाएंगे जीएसटी काउंसिल में, ही विल बी वन अमंग दी अदर 29 जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी से काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी। अगर बाकी की स्टेट्स के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की फेवर में हैं, तो ये एग्रीकल्चर की फेवर में जो एक स्टेट है उसके फाइनेंस मिनिस्टर क्या वहाँ पे बोल पाएंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी अपनी स्टेट्स की समस्याएं ही इस लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस होनी थी, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देन ये चीज़ है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिटीजन वोटर्स यहाँ पे कम हो जाएगी। स्टेट वुड ऑल्सो लाइक टू रिटेन सम पावर्स ऑफ टैक्सेशन एज द पैसेज ऑफ जीएसटी प्लेसेस देम इन सम वेज एट अ डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू सबॉर्डिनेट बॉडीज। सबॉर्डिनेट बॉडीज जो हैं, जैसे कि बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन है, बीएमसी है, या दिल्ली मुंबई कॉर्पोरेशन है, एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनका 9-9 हज़ार करोड़ रुपए का बजट होता है, राइट। अब राज्य सरकारों ने तो अपनी जो ऑटोनॉमी है वो केंद्र सरकार को सौंप दी। अब ऐसी जो बड़ी बड़ी बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, चेन्नई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके बजट जो है उनको वो अपना टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो अपना सीवरेज बिल में जो भी सेस लगाना होता है वो लगाते हैं। देन पार्किंग का जो फी जाती है वो भी इनको म्यूनसिपल बॉडीज़ को जाती है। और मुंबई में तो इनका अपना बस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में राज्य सरकारों की पावर वीज़ा वी म्यूनसिपल बॉडीज़ कम हो गई। एंट्री टैक्स बाय म्यूनसिपल बॉडीज, एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब जो सिनेमा हाउसेज हैं, पीवीआर हो चाहे कोई हो,
वो जो अगर मतलब बड़े बड़े म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में आते हैं तो वो लोकल बॉडीज को जाता है। स्टैंप ड्यूटीज प्रॉपर्टी पे और इवन हाउस टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स जो है दिल्ली में, वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है, वो सरकार को नहीं जाता। तो अल्कोहल और फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी सेस ये जीएसटी में नहीं आते। तो दिस गिव्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज दीज टैक्सेस टू म्यूनसिपल बॉडीज, दस टू बिल्ड ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, बच के मतलब स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कुछ एलोकेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपने हाथ जो है उनको सौंप दिए केंद्र सरकार को, जीएसटी काउंसिल को। अब इट वुड डू वेल टू रिमेंबर दैट इन मोस्ट केसेस कंट्रीज वे, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे हमारे यहाँ पे फिटमेंट अथॉरिटी है, रेट फिटमेंट अथॉरिटी जीएसटी के अंदर, मतलब कि वो कौन सी आइटम कौन से रेट स्ट्रक्चर में जाएगी ये तय करते हैं, ठीक है। ये जैसे ये स्लैब बने हुए हैं, अनपैकेज फूड किस में जाएगा, तो ये फिटमेंट कमेटी जो है जीएसटी काउंसिल की वो तय करती है। तो एसेंशियली जीएसटी काउंसिल तय करती है। अब राज्य सरकारों ने तो ये पूरी अथॉरिटी केंद्र सरकार को दे दी। तो और कंट्रीज में क्या है, तो deferral authorities have the right to determine indirect taxes and enjoy the right to raise them. Provinces have the right to direct taxes. Direct tax मतलब income tax. Income tax यहाँ पे केंद्र सरकार के पास में जाता है। कनाडा में जहाँ पे जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, वहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की अथॉरिटी तो ये जीएसटी काउंसिल को है, अनइलेक्टेड बॉडी जो हमने बात करी। लेकिन फिर डायरेक्ट टैक्सेस की अथॉरिटी तो राज्य सरकारों को दो, कहीं से तो उनका रेवेन्यू आए। ये हमारे इंडिया में नहीं किया गया। अब कायदे से आप देखो जितने भी सेक्टर हैं गाइस, ध्यान देना जरा, कि हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वो राज्य सरकारों को इन दी फर्स्ट प्लेस रियल एस्टेट सेक्टर है, मतलब लैंड का जो सेक्टर है वो क्यों दिया गया हमारे 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 245(6) में जो भी है, तो उसमें क्यों दिया गया, क्योंकि जो जमीनी जो चीज़ें ज़मीन के पास हैं, बेटर प्लेस्ड कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है पहले इनको कैटर करने के लिए, सबसे बेटर तो म्यूनसिपल गवर्नमेंट है। इसीलिए एंटरटेनमेंट टैक्स, यदि कोई मॉल या कोई सिनेमा हॉल आपका म्यूनसिपैलिटी एरिया में उपस्थित है, मतलब वो चल रहा है, तो उसका टैक्स म्यूनसिपैलिटी को जाएगा। तो सबसे पहले म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे, उसके बाद स्टेट, उसके बाद सेंटर। तो सिमिलरली डायरेक्ट टैक्स भी तो सिटीजन से कौन ज़्यादा वाकिफ़ है यहाँ पे, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। ये इंडिया में नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं योजना में, राइट। अगर आप अपने आप पढ़ते तो शायद ये चीज़ें जो है नज़रअंदाज हो जाती। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि डिपेंड रहो, लेकिन ऐसे पढ़ना, राइट। खास खैर जीएसटी वाली थी, इसीलिए मैंने भी ये एक एडवेंचर लिया कि ठीक है इसको बनाना चाहिए योजना के एनालिसिस को। देन द प्रोविंसेस हैव द पावर ओवर डायरेक्ट टैक्सेस, वाइल द फेडरल गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है हैज़ द पावर टू टैक्स indirect taxes, which is why change over to GST did not entail any impact on the state powers in those countries, Canada वगैरह में। लेकिन इंडिया में सेंटर ओनली एंजॉयज द सोल राइट ओवर डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स आर्टिकल 270 265 से पढ़ना शुरू कर देना, अ पावर ऑफ विच इट मे गिव टू स्टेट्स, बट इट ऑल्सो नाउ एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ नियरली हाफ ऑफ द जीएसटी प्रोसीड्स, क्योंकि 50-50 में रेवेन्यू जाएगा सेंटर और स्टेट्स को। तो डायरेक्ट टैक्सेस की पावर भी केंद्र सरकार के पास में, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की 50% पावर केंद्र सरकार के पास में, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार अराउंड 50%, 24.5% वोटिंग शेयर जो हमने बात करी। इट इज़ येट टू बी सीन हाउ द इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, तो चलो एक बात है कि टैक्स रेट कंज्यूमर के लिए घटेगा या नहीं घटेगा, वो इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन पॉलिटी इसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अभी तो ठीक है एक ही पार्टी की सरकार है सारे राज्यों में, तो अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तब होगा जबकि मतलब कभी एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आता है, किसी एक राज्य में एक सरकार, एक पार्टी की सरकार, दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार, तो कंसेंसस बिल्ड करना डिफिकल्ट हो सकता है। इन केस स्टेट्स इवेंचुअली डिसाइड टू सीक अ फिस्कल अरेंजमेंट विच इज लेस स्ट्रेट जैकेटेड, दे कुड देन ईदर चूज the authoritarian Australian model, where 75% of all taxes are raised by the federal or commonwealth government and distributed through a very sophisticated mechanism akin to that of that established। जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मॉडल में एक आया कि 75% जो टैक्सेस हैं राज्य केंद्र सरकार जो इकट्ठा करती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं 75% टैक्सेस राज्य सरकारों को। तो ऐसा भी किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन हमारे क्या है, ऑस्ट्रेलिया तो चलो डेवलप्ड है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे चैलेंजेस राज्य सरकारों के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आप बिहार को पंजाब से कंपेयर नहीं कर सकते, आप बिहार को तमिलनाडु से कंपेयर नहीं कर सकते, सिमिलरली आप तमिलनाडु को असम से कंपेयर नहीं कर सकते, आप जम्मू एंड कश्मीर को गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में इतनी ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज़ नहीं है ऑन वेरियस आप कह लो कि प्लैंक्स पे, डिफरेंट एरिनाज में वहाँ पे हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किसी गुड्स पे अलग हैं और किसी गुड्स पे अलग हैं। तो ये चीज़ें
इसे केटर करनी होंगी। अब ये एक ब्रीफली आप लोग इस पे लुक ले लेना कि जीएसटी 0% किन पे रखा गया है और 5% किन पे रखा गया है। मतलब कि ऐसी ऐसी आइटम्स जो है, फूल झाड़ू और वो सब भी इसमें कैटेगराइज किया गया है, काजल तक भी कंपेयर इसमें लिखा गया है। देन अनपैक्ड पनीर और फिर पैक्ड पनीर और सब चीज़ें, लस्सी दही, ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली पता होना चाहिए, राइट। और पता इसलिए भी होना चाहिए, जब अगली बार जाओगे शॉपिंग करने तो देखना कि कहीं टैक्स ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, एंटी प्रॉफिटियरिंग, राइट। 81% ऑफ द आइटम्स फॉल बिलो 80 मतलब बिलो और इन दी 18% जीएसटी स्लैब। तो 18% जीएसटी स्लैब में ये आ जाती हैं 18%, राइट। तो ये था इसका एनालिसिस। अब एक ज़रूरी सूचना, इसे प्लीज़ सुन लेना गाइज। ये यूट्यूब वीडियो अगर आपको सही लग रहा है तो इसे आप जरूर शेयर करें, राइट। फेसबुक पे अपनी वॉल पे अगर आपको सही लगता है तो आप शेयर जरूर करें। अगर सही नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक दे दो, लेकिन कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करो कि आपने डिसलाइक क्यों दिया। और इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका पीडीएफ जो है वो ये टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टडी मेनियक के नाम से सिंपली सर्च करोगे। टेलीग्राम को डाउनलोड करने का तरीका सिंपल है, ये लोगो आपको दिखेगा गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे भी अवेलेबल है। देन फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जतिन वर्मा 0509 पे। ये फेसबुक पेज पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, एमसीक्यूज, कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। कल जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात थी तो हमने वो शेयर किया, और ये जो राम रहीम वाला केस चल रहा है उसके बारे में भी एक एडिटोरियल हिंदू का पुराना मैंने शेयर किया था। और गूगल ड्राइव में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोस मुझे अपलोड करने हैं वो भी लिंक में वेरी सून। नेक्स्ट वीडियो जो इकोनॉमिक सर्वे पे आएगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये मैगजीन भी इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप प्लीज़ इसे शेयर करते रहें और मैं यहाँ से इसे बनाते चलूँगा, राइट। तो यहाँ पे जब ये व्यूज़ दिखते हैं, नंबर ऑफ व्यूज़ थाउजेंड्स में हो जाएंगे, तो एक फीलिंग आती है कि येस, समबडी इज वॉचिंग माई वर्क एंड अप्रिशिएटिंग माई वर्क, दैट इज ऑल। एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू, बाय बाय। और इसे सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ से, ताकि आपको अलर्ट्स और चैनल्स के आते रहें। हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।